Hello everyone, myself Mukesh Kumar Tiwari, and and today we have to talk about the new topic. That topic name is the electromagnetic spectrum. So, what is the electromagnetic spectrum? As you know very well that we have to talk about the different types of the electromagnetic radiation, and these all electromagnetic radiations are different from each other with respect to the wavelength as well as frequency. That means we can say here that when we talk about for two or more different types of the electromagnetic radiation, then these electromagnetic radiations are differ from each other with respect to their wavelength and frequency. Clear? So when we calculate or when we find the different wavelength and different frequency for the particular electromagnetic radiation, then we start to arrange these all type of the electromagnetic radiation in increasing order of their wavelength, or you can say in decreasing order of their frequency. So in this way we get a series, and that series is known as electromagnetic spectrum. Clear? So this is the electromagnetic spectrum, and the definition is given here. The arrangement of the different electromagnetic radiation, the arrangement of the arrangement of different electromagnetic radiation in increasing order of wavelength or decreasing order of frequency, or decreasing order of frequency. So this will be the definition of the electromagnetic radiation. हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसमें हमने आपको यही बताया है कि जो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो आपस में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में डिफर करते हैं, और ऐसे में यहाँ पर डेफिनेशन जो आप देख रहे हो दिया गया है, द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी अलग अलग टाइप के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उनको हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। और कैसे अरेंज करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ना? तो ऐसे में हमें एक सीरीज मिलता है, और उसी सीरीज को हम नाम देते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन, और वो ऑर्डर हम बताने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज करते हैं। क्लियर है ना? आइए हम बात कर रहे हैं ऑर्डर के बारे में। ओके, चलिए यहाँ पर जो ऑर्डर बनाया गया है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज के बाद नंबर आ रहा है किसका? गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी रेज। यहाँ पर ये गामा रेज है, गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज। यूवी के बाद नंबर आएगा आईआर यानी
इंफ्रा सॉरी विजिबल, यूवी के बाद नंबर आ रहा है विजिबल रेज, और उसके बाद आईआर इंफ्रारेड रेज, और उसके बाद नंबर आ रहा है किसका, माइक्रोवेव, और लास्ट में रेडियो वेव। माइक्रोवेव और लास्ट में नंबर आएगा रेडियो वेव का। ये जो है ये अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ये सब अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नेम हैं। और ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं ये सब आपस में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में डिफर हैं। अगर हम बात करें तो ये ऑर्डर जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, यानी सबसे जो बड़ा वेवलेंथ है वो रेडियो वेव का है। तो जिसका वेवलेंथ छोटा होगा, ग्रेटर द वेवलेंथ स्मॉलर विल बी द फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही क्या होती है, स्मॉलर होती है, बहुत ही छोटी फ्रीक्वेंसी का ये होता है रेडियो वेव। और यही रीजन है कि रेडियो वेव का ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये किसमें यूज होता है, मोबाइल फोन में, जो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी वो हमारे बॉडी के लिए उतना ज़्यादा मतलब हानिकारक नहीं होगा। आप जानते हैं कि सनलाइट से 3 तरह की रेज निकलती हैं, 3 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, यूवी रेज, विजिबल और आईआर इंफ्रारेड, ठीक है ना। यूवी रेज आप जानते हो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, अगर ये अर्थ सरफेस तक पहुंच जाए तो बहुत सारे स्किन कैंसर के प्रॉब्लम एराइज होते हैं, और जो प्लांट्स हैं उनके लिए भी ये दिक्कत होता है। और सबसे इफेक्टिव में है कॉस्मिक रेज, और ये जो रेज है ये रेडियो एक्टिव एक्सप्लोजन के थ्रू बनता है। जैसे मान लीजिए एटम बम या हाइड्रोजन बम अगर हम फॉल करें तो वहां पर जो सबसे हाई रेडिएशन के थर्मल, मैंने बताया था थर्मल रेडिएशन, जब हम कहीं किसी कंट्री के ऊपर जब हम थर्मल रेडिएशन जब फॉल करते हैं, सॉरी जो ये न्यूक्लियर बम में जैसे मान लीजिए आप एटम बम है या हाइड्रोजन बम तो बहुत ही भारी होगा, अगर हम एटम बम फॉल करते हैं तो थर्मल रेडिएशन वहाँ होता है। जहाँ भी थर्मल रेडिएशन है वहाँ पर सबसे ज्यादा आईआर जो इंफ्रारेड रेज हैं वो एराइज होते हैं, क्लियर है ना। और वो करते क्या हैं, जो जीन के सीक्वेंस होते हैं वो चेंज, सीक्वेंस को ही वो चेंज कर देता है, और ऐसे यही रीजन होता है कि काफी लंबे समय तक वहाँ के जो मतलब ऑफ स्प्रिंग होते हैं या जो संतानें होती हैं वो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। तो हमने ये सब जो बताया ये सब अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नेम हैं, और इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज किया गया है। अगर पूछा जाए तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी इसकी और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसकी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ छोटा होगा, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी होगी, क्लियर। आइए इसमें एक आप देख रहे हो आपसे अगर पूछा जाए कि हम अपनी आंखों से अलग अलग टाइप के जो कलर है वो कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए ब्लू कलर, रेड कलर, ठीक है, वायलेट कलर, ये सारे कलर हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए एक 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 लाइट की जरूरत पड़ती है, और वो लाइट जो होता है वो विजिबल रीजन में फॉल होता है, यानी कोई भी कलर हमें दिखाई देता है वो किसके थ्रू, विजिबल स्पेक्ट्रा के थ्रू या विजिबल रेज के थ्रू, ठीक है ना। और विजिबल रीजन में जब वो लाइट फॉल करता है तो हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। अब विजिबल में आप एक नाम सुने होंगे विबग्योर का, एक नाम आपने सुना होगा VIGGOR, ये है विबग्योर, क्लियर है ना। ये विजिबल का पार्ट होता है, क्लियर। वी का मतलब आप जान रहे हो वायलेट कलर, ये इंडिगो, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये
येलो, ये ऑरेंज और लास्ट में रेड। क्लियर ना? ये सारे डिफरेंट टाइप्स के कलर्स हैं जो हमें विजुअल रीजन में दिखाई देते हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसकी होगी, वायलेट की होगी। यानी वायलेट कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये बड़ी हाई होती है, ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है। और फ्रीक्वेंसी हाई क्यों होती है, क्योंकि इसका वेवलेंथ स्मॉल, यानी ये स्मॉलर वेवलेंथ की लाइट है। इस कलर के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और इसका वेवलेंथ छोटा है। ओ सॉरी, ओ सही कह रहे हो, यहां से दिक्कत हुआ है। VIB G विब्योर का मतलब ये होगा, अब सही है, ये ब्लू होगा और ये ग्रीन होगा, ठीक है ना? यानी अब ये सही हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो अगर हम वायलेट कलर की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होती है, और अगर हम रेड कलर की बात करें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्मॉलर होता है। ये स्मॉलर फ्रीक्वेंसी की लाइट है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब अगर ये ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो इस ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहा है कि यहां से यहां तक जाने में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज करने का मतलब वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है ना? और वेवलेंथ जब इंक्रीज करेगा, यहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और यहां आने पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड आल्सो द विजुअल स्पेक्ट्रा। क्लियर? और विजुअल रीजन जो है रेडिएशन, इसके बारे में। आइए, ये सब हमने आपको बताया है, ये केस बना था, ये सब हमने बताया आपको किस केस में, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहां पर हम लोग ये सारी बातें जो है वो किए हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अब यहां से शुरुआत होगा किसका, यहां से शुरुआत होगा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी हम जितनी भी बातें कंसीडर किए हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को बताया गया था, और अब हम जो बात करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम पार्टिकल नेचर के बारे में यहां से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात आपको यहां से ये जानना है कि आखिर ये कॉन्सेप्ट जो है ये जरूरत क्यों पड़ा और वेव नेचर फेल्योर क्यों हुआ। अगर हम बात करें तो जो वेव थ्योरी थी जो मैक्सवेल ने बताया था, तो मैक्सवेल की बातें जितना भी उन्होंने बताया था वो मैक्सिमम सारे केसों में अप्लाई होता था, ठीक है ना? लेकिन कुछ स्पेशल केस में देखा गया, कुछ ऐसे इवेंट थे, कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनमें हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग या वेव नेचर को कंसिडर करके हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। जैसे आप ये कह सकते हो कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द सम स्पेशल फेनोमेनन। और वो सम स्पेशल फेनोमेनन कौन कौन से थे जिसको हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उसको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो फेनोमेनन है इसमें जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। एक टॉपिक है, आपको पढ़ना भी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस टॉपिक को हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर इसको हमें एक्सप्लेन करना है तो हमें पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, ठीक है ना? दूसरी बात,
दूसरा पॉइंट क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाया, यहां पर एक और आपको एक इंसिडेंट है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक फेनोमेनन है और इस फेनोमेनन का एक्सप्लेनेशन भी वेव नेचर से नहीं किया जा सकता, या आप कह सकते हो कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज फेल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन केस ऑफ एलिमेंट। क्लियर। तीसरा नंबर जो है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। इसमें आपको पढ़ना है टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यानी ये जो 3 अल्टरनेट फिनोमिनन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये तीनों हम वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते और इसीलिए इनको एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। अब आपको यहां से जानना है कि आखिर कैसे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। तो हम यहां पर सबसे पहले आपको ये बताने वाले हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि ये क्यों फेल हुआ था, या तो क्लियर है क्यों ये फेल हुआ और क्या इसकी जरूरत पड़ी। अब हम बताने जा रहे हैं कि पार्टिकल नेचर में को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया। पार्टिकल नेचर जो है ये सारी घटनाओं को एक्सप्लेन करने का काम पार्टिकल नेचर से किया गया और इसको एक्सप्लेन किसने किया, मैक्स प्लांक ने। एक साइंटिस्ट हैं मैक्स प्लांक इन 1900। क्लियर। मैक्स प्लांक ने 1900 में अपना एक थ्योरी दिया जिसको हम कहते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्लियर। और प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेस पर हम वो जो तीनों टॉपिक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ये सब हम वहां से इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। अब आपको यहां समझना ये है कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में बताया क्या गया है। जैसे हमने पहला पॉइंट बताया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, कि वहां पर जो एनर्जी इमिट होती है एज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वो कॉन्टिन्यूअसली होती है, यानी वहां पे जो एनर्जी या जो रेडिएशन इमिट होते हैं वो कॉन्टिन्यूअसली होते हैं। यहां पर ये बताया गया है कि जो एनर्जी यहां पे जो एनर्जी है ये इमिट जो एनर्जी करती है वो कॉन्टिन्यूअसली नहीं करती है बल्कि डिसकॉन्टिन्यूअसली करता है। यानी जो एनर्जी है वो रेडिएशन के फॉर्म में जो इमिट हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है बल्कि डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। और ये बात बताया गया कहां पर, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में। क्लियर है ना। और ये भी बताया गया कि ये जो एनर्जी है ये जो इमिट होती है ये स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में, स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में ये इमिट होती है। ये स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स के फॉर्म में क्या होती है, ये इमिट होती है। और इस स्मॉल पैकेट्स या बंडल्स को हम नाम देते हैं फोटॉन्स। हम इसको नाम देते हैं क्या, फोटॉन्स। और फोटॉन्स किस केस में बोलेंगे, लाइट के केस में। अगर लाइट होगा तो वहां हम, यानी लाइट से जो एनर्जी बन रही है या जो इमिट हो रही है वो छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में, पैकेट्स के फॉर्म में निकल रही है। और इस छोटे छोटे बंडल या पैकेट्स को हम नाम देते हैं क्या, फोटॉन्स। यानी जब भी फोटॉन्स वर्ड आता है तो आप तुरंत समझिए कि यहां पर इसका रिलेशन किसके साथ होगा, लाइट के साथ होगा। और अगर हीट के साथ, अगर हीट का केस बनेगा तो इस फोटॉन को हम नाम देंगे क्या, क्वांटा। यानी हीट के केस में
हम इसको क्वांटा कहेंगे। जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, बंडल्स हैं, इसको हम क्वांटा कहेंगे। और लाइट के केस में इसको हम क्या कहेंगे? लाइट के केस में हम इसको फोटॉन्स कहेंगे। और जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली इमिट नहीं कर रही है बल्कि डिसकॉन्टिन्यूसली इमिट कर रही है, ये बताया गया पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट ये बताया गया, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया कि ये जो क्वांटा है या जो फोटॉन्स है, पहली चीज तो ये बताया गया कि फ्रीक्वेंसीज, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन स्टेब्लिश किया गया। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन स्टेब्लिश किया किसने? मैक्स प्लैंक ने। यानी जितनी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और यहां से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा h, यानी E इज इक्वल टू एच न्यू। h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। h को हम क्या कहेंगे? ये प्लैंक कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू होती है यहां पर आप नोट कर लेंगे 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। यहां h की जो वैल्यू है वो 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इनवर्स। ये h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। क्लियर है ना? और E इज इक्वल टू जो एच न्यू, ये जो फॉर्मूला दिया गया है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एक फोटॉन, ये जो एनर्जी है ये 1 फोटॉन की एनर्जी है या 1 क्वांटा की एनर्जी है। ये 1 फोटॉन या 1 क्वांटा की एनर्जी होती है। क्लियर है ना? आपने कहीं लिखा होगा कि न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लेमडा। न्यू इज इक्वल टू हमने बताया है सी अपॉन लेमडा, तो यहां से एक फार्मूला आपको मिल जाएगा E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहां से आपको क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो मैं आपको कल से बताऊंगा। क्लियर? ये सारा आपको क्लियर है? अब यहां से एक टर्म आपको और नोट करना है। अगर आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स की फाइंड करना हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर फाइंड करना हो या क्वांटा फाइंड करना हो, तो फार्मूला होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स या क्वांटा को फाइंड करने के लिए पावर अपॉन एनर्जी। पावर अपॉन एनर्जी। तो ये फार्मूला आप यूज करोगे नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ फोटॉन्स और क्वांटा फाइंड करने के लिए पावर अपॉन एनर्जी आप फार्मूला यूज करोगे। एक फार्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू हो गया और दूसरा फार्मूला जो हो गया E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। क्लियर? और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर?